साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और मेरी बाईं तरफ बक्सर के लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं। और इनका परिचय ये भी है कि जब ये बिहार में जब सरकार थी नीतीश जी की और तेजस्वी जी की, तो ये कृषि मंत्री थे और अपने पद पर रहते हुए इन्होंने कृषि मंत्री से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि ये उस बात पर अड़ गए थे कि मतलब इन्होंने पद की लालसा नहीं की अपने कर्तव्य को निभाते हुए। बहरहाल अभी शीतकालीन सत्र में ये लगातार देश के तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और अपने जो लोकसभा क्षेत्र से मुद्दे उठाते रहे हैं। आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन एसआईआर जो है, एसआईआर जब से इस देश में आया है, बिहार में पहला राज्य था जहाँ पर एसआईआर की शुरुआत हुई। उसके बाद 7 राज्यों में हो रहा है। उसके बाद से आपने देखा कि कितने बीएलओ ने प्रेशर में आकर के सुसाइड उन्होंने कर लिया है। तमाम तरह के दबाव हैं। यूपी में लगातार एसआईआर का डेट बढ़ रहा है। आज अभी खबर आई है कि एसआईआर की डेट जब लास्ट 7 दिन बढ़ा करके 11 तारीख की गई थी, आज फिर 15 दिन बढ़ा करके 26 तारीख कर दी गई है। तो सरकार पे सवालिया निशान है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। आप बिहार से आते हैं, बक्सर से आप सांसद हैं, आप कैबिनेट मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। अभी ये बताइए, जो नई सरकार आई है, अभी गृह मंत्री संभाले हैं सम्राट चौधरी। 1 महीने का लगभग सरकार हो गया चलते चलते। कैसी सरकार चल रही है ये? यह सरकार बुलडोजर की सरकार है। जो नई सरकार है बिहार में, वो बुलडोजर की सरकार है। निर्माण की सरकार नहीं है, विध्वंस की सरकार है। आप कुछ पिछले 1 महीने से खबरों को उठा कर देख लें। प्रतिदिन इनके बुलडोजर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लगातार गरीबों पे इनके चल रहे हैं। अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ फोड़ पूरे बिहार भर में इनका चल रहा है। बालू माफिया उद्दंडता की सीमा पार कर गए बिहार में। शराब माफिया उद्दंडता की सीमा पार कर गए। सैकड़ों हत्याएं हुई हैं 1 महीने के भीतर। अपराधियों तक इनके बुलडोजर नहीं पहुंच रहे हैं। बेगुनाह, निरीह, आवासहीन गरीब लोगों के घर तोड़ने तक इनके बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये जो नई परंपरा बिहार में जो कायम करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो गरीब विरोधी परंपरा कायम करने की कोशिश कर रही है, यह लोगों को उम्मीद नहीं था कि हमको, जो आम लोग थे, कि कुछ आर्थिक मदद देकर वोट लेकर हम लोगों पे ही बुलडोजर चला दिया जाएगा। बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के पास जब से गृह मंत्रालय आया, लगता है कि पिछली बार अगर कहें कि लंबे समय तक नीतीश जी के साथ था तो ऐसा कुछ नहीं होता था। सम्राट चौधरी नए नवेले अगर बने गृह मंत्री, तो लगता है कि वो दिखा रहे हैं बिहार की जनता को कि गृह मंत्री मेरे पास आया तो क्या होगा। देखिए, काम करना चाहिए और काम करने से लोगों को लोकप्रियता हासिल होती है और होगा भी। लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। और जब दिखावा कर रहे हैं तो संकट पैदा कर रहे हैं बिहार के लिए। गृह मंत्रालय का काम है अपराधियों को निपटना, अपराध को ख़त्म करना। आप तो खुद अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बुलडोजर जो रेजिम है वो तो अपराध का एक दूसरा स्वरूप है, जो बिना सुनवाई का, बिना कोर्ट की सुनवाई, बिना रीसेटलमेंट के बिना आप किसी का घर उजाड़ देते हैं। ठंड के दिन में सड़क पे लोग चले आते हैं। बच्चे ठंड में स्कूल जाना बंद कर देंगे। भोजन पेड़ के नीचे बना करके खाना होगा। ठंड में मौत बढ़ जाएगी। यह उम्मीद नहीं करते लोग लोकतांत्रिक सरकारों में। लोगों को लगता है कि लोकतांत्रिक सरकारें हमारे लिए, जो अंतिम पायदान पे लोग, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको मदद करने के लिए होती है, उनको तबाह करने के लिए नहीं होती सरकार। और ये तो पूरी तबाही लेकर आए हैं बिहार के भीतर लोग। यूपी में देखा जाए तो बुलडोजर का ट्रेंड सेट हुआ था, फिर बिहार तक पहुंचा है। तो क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर कभी भी विध्वंस का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। और सरकारों का काम है विध्वंस नहीं करना, न्याय करना। तो न्याय है कहाँ? और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना ठीक है कि हर बुलडोजर का हिसाब सुप्रीम कोर्ट कैसे रखे।
और नीचे की संस्थाएं आप जानते हैं कि एकदम कोलैप्स कर गए हैं मोदी की सरकार में। सारी संवैधानिक संस्थाओं के नख दंत विहीन कर दिए गए हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। अब तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को अगर देखें तो पावरलेस कर दिया है, उनके अधिकार छीन लिए गए देश में। अच्छा, अभी वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का। एक तो बड़ी मुश्किल से 18 दिन 19 दिन का सत्र चलता है। आपको लगता है कि सत्र को और बढ़ाना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर सत्र चलता भी है तो उसमें जो मुद्दे उठाए जाते हैं, अगर किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, नौकरी का सवाल हो, पॉल्यूशन की बात हो, दिल्ली में अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है उसका बात हो, या SIR में जो BLO के ऊपर दबाव बढ़ रहा है उसकी बात हो, तमाम चीज़ों को, इन सबको दरकिनार करते हुए वंदे मातरम भी ज़रूरी है चर्चा करना उस पर भी, लेकिन लगता है कि उसकी आड़ में ये मुद्दे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है, छुपाने की कोशिश है। देखिए, सदन को लेकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहना था लोगों का, विद्वान जनों का, कि न्यूनतम 90 दिन सत्र चलना चाहिए, न्यूनतम। लेकिन केंद्र 60 दिन से ज़्यादा नहीं चला रहा है। वो उस हालत से परे अगर जाकर देखें तो जो 60 दिन चल भी रहा उसका भी क्या सदुपयोग है। मैं आज का उदाहरण दे रहा हूँ। 0 आवर, हाफ एन आवर का एक मसला होता है। 20 सांसदों को अवसर मिलता है लॉटरी के जरिए, आप 1 मिनट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई 1.25 मिनट हो जाता है। लेकिन सुबह 12 बजे से लेकर शाम अभी तक मेरी जानकारी है कि 0 आवर चलाया जा रहा है। जबकि आज सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री बजट था। सप्लीमेंट्री बजट पर विदाउट डिस्कशन इसको पास कराने के चक्कर में आज पूरे हाउस को ड्रिल कर दिया गया। ये अगर संविधान के सरपरस्त और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर इसको जोकतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं तो आम आदमी कहाँ पर जाए कहने के लिए, क्योंकि अंतिम उम्मीद तो संसद से होती है। और आज का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हम पिछले 5 घंटा से 0 आवर चला रहे हैं, जबकि आज हमारे एजेंडा में था सप्लीमेंट्री बजट पास करना। वही हाजी नाजी होगा, यही हाज बिना विदाउट डिस्कशन पास होंगे कानून। क्योंकि खर्चे क्यों आप लेंगे, इसका जवाब तलब तो करना ही होगा हमको। आपने क्यों सरेंडर किया पैसा, आप पहले पैसा 3 महीना पहले पैसा लिए और उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये बात तो सवाल जवाब होगा ही होगा। लेकिन नहीं, क्या होगा, फिजूल का संसद को चलाना और काम के लिए संसद को काम नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए मणिपुर में मुद्दा हुआ, महिलाओं के साथ जो वहाँ पर चीज़ें हुई, 2 समुदाय आपस में बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, चल भी रहा है अभी भी। उसके बाद और भी तमाम मुद्दे आए, बेरोजगारी, नौजवान, किसान। नरेंद्र मोदी को अपोजिशन के लोग बार बार बुलाते रहे कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, बात कीजिए, वो नहीं आए। और जब उनको लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए, या उनकी पार्टी तय करती है या वो खुद तय करते हैं, तो वाकई 10 घंटे 12 घंटे हम देखते हैं कि रात रात भर सदन चलता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फिजूल के सवाल पे तो ये चलाते हैं रात को भी 12 बजे तक। किसानों के, उत्तर भारत के किसानों का धान खरीद का सीजन चल रहा है, पूर्णतः ध्वस्त है, धान खरीद कहीं नहीं हो पा रहा है। गेहूं की बुआई का सीजन है, किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं उपलब्ध है। जबकि हमारा स्टेट एक्सचेकर से अगर देखें तो आज भी फर्टिलाइज़र पर करीब ये अलग से मांग रहे थे, 1,39,000 करोड़ रुपये मांग रहे थे। आखिर क्यों? जब किसानों को फर्टिलाइज़र जब नहीं मिल रहा है तो फिर किस बात के लिए सब्सिडी? क्या कंपनियों को केवल फ़ायदा पहुंचाने के लिए? जबकि यह पैसा तो किसानों के लिए था। लंबे समय से बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि किसानों की जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है वो किसान के खाते में डालिए और वो ओपन मार्केट से किसान अपना फर्टिलाइज़र परचेज कर लेगा जो सस्ता देगा। लेकिन कंट्रोल रिजिम के नाम पर अंधाधुंध सरकार के पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। कोई चर्चा नहीं, धान खरीद कोई चर्चा नहीं, मणिपुर का विवाद बरसों से चल रहा है, कोई चर्चा नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है, 200 रुपया केजी दाल है और मिनिमम वेज जो लेबर कोड आया है उसमें 178 रुपया। बताइए, 178 रुपये प्रतिदिन। सरकार पहले तो 350 था कि मिनिमम वेज होगा, आप 178 ले आके कर दिए। तो ये जो काम हो रहे हैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं।
तो तमाम हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इवन कि एसआईआर में क्या धांधली हुआ, उस पर एसआईआर पर ना चर्चा करके आप चुनाव सुधार के नाम पे चर्चा करा रहे हैं। आज राज्यसभा में लगातार टोका टोकी चेयर पर बैठे लोग कह रहे थे कि एसआईआर सब जुडिस है। जब सब जुडिस है एसआईआर, तो चुनाव कैसे हुआ? यही तो सवाल है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आखिर न्यायिक फैसले का इंतजार क्यों नहीं हुआ? आप एक ऐसा जो चुनाव कराए जिसका परिणाम पहले ही से फिक्स था, आप एक कमिटेड वोटर लिस्ट तैयार किए थे भाजपा के पक्ष में और उसके जरिए परिणाम को पहले ही फिक्स कर चुके थे, और इसके लिए हम लोग न्यायपालिका गए थे। न्यायपालिका के फैसले का इंतजार किए बिना आप चुनाव करा रहे हैं और पार्लियामेंट को कह रहे हैं डिस्कस नहीं होने देंगे। कैसा देश चला रहे हैं, और पार्लियामेंट की सुपरमेसी कहाँ चली गई, आप इसको देख लें। पूरे सदन के पूरे काम का ऐसे समझ में आ जाएगा। अच्छा, बड़े बड़े मंचों से देखा गया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये दावा भरते हैं और बड़े मजबूती के साथ कहते हैं कि हम लोग 2047 तक कहीं नहीं जाने वाले। आपको क्या लगता है कि उनके हाथ ऐसा क्या लग गया है, क्या ऐसा है उनके पास मंत्र है, क्यों कहते हैं कि 2047 तक हम लोग रहेंगे, बीजेपी शासन करेगी और भारत को एक विकसित राज्य बनाएगी? 2047 तक अमित शाह की उम्र के हिसाब से वो जीवित रह सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 2047 तक कैसे जीवित रहेंगे? हमारी जो लाइफ एक्सेप्टेंसी है, एवरेज जो जीवन है, उसको तो पार कर चुके हैं। भारत में 65 साल जीवित रहने का औसत है। आप 75, 77 ऑलरेडी पार कर चुके हैं। और आपने स्वयं ने निर्धारित किया था कि 75 साल में रिटायरमेंट होगा, और आपने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, शांता कुमार जी को, जसवंत सिंह को और तमाम लीडर को, वाजपेयी जी को आपने 75 साल की उम्र में रिटायर कर दिया। और आप 75, 76 साल के हो गए, रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं। भाई, आप तो भगवान को भी चुनौती दे रहे हैं, प्रकृति को भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे लोग जो दावा करने वाले लोग हैं, ये नए भगवान अपने को घोषित करना चाहते हैं, अपनी ईश्वरीय ताकत से ऊपर अपने को घोषित करने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के नए भगवान हैं क्या, जो इनके किसी नारे के चलते लोग, देश के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? आप हारते हारते बचे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, बहुमत से अल्पमत में आप आ गए। मीडिया नहीं होती, 400 पार का नारा नहीं गढ़ी होती, तो 200 से नीचे गए होते। ये आज सरकारी मीडिया के भरोसे है। सब बंगाल में बड़ा उथापोह मचा हुआ है। भाजपा की बी टीम, हुमायूं कबीर शायद नाम है जिनकी आप चर्चा करना चाह रहे हैं। हुमायूं कबीर 2019 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा के मुर्शिदाबाद से कैंडिडेट थे, तो भाजपा की बी टीम है। दोनों पक्ष भाजपा ही है इसमें। हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए है ही भाजपा, और उधर से मुस्लिम लीग की तरफ से राजनीति करने के लिए भाजपा का ही वो आदमी है। भाजपा ने उसको कह दिया कि तुम मेरे पास कोई उपयोगी नहीं हो, चले जाओ उधर। जो हुमायूं कबीर 2019 लोकसभा का चुनाव भाजपा के सिंबल पे लड़ा है, आज वो उन्हीं के काम के लिए, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म में लगा है। तो वहाँ पर चुनाव लगता कि हिंदू मुसलमान पर ही होगा, पोलराइजेशन होगा। भाई, काम के लिए तो इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है बंगाल में। मोदी जी की कौन काम है बंगाल में गिनाएंगे? तो यही हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। बंकिम दा को याद कर रहे हैं लोग। बंकिम दा कैसे हो गए? वो तो बंकिम बाबू हमारे बोलते रहे लोग। अब तो यही ना है कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को हम लोग बाबू बोलते हैं, अपने हम उम्र के लोगों को दा बोलते हैं। तो बंकिम दा कैसे हो गए? बंकिम बाबू हैं। 200 साल पहले, 150 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो मोदी जी को न भाषा ही समझ है, तो संस्कृति समझ में आती है। ठीक है, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने बड़ी विभाग से अपनी बातचीत रखी, और आपको भी पता है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से खास तौर से यूपी की बात करें तो बीजेपी की सरकार जो है, या केंद्र की सरकार, लगातार जो डेट की जो डेडलाइन है बढ़ाती जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो फैसला लिया गया था एसआईआर का,
बहुत कम दिनों में वो आनन फानन में लिया गया था। अब सरकार खुद सोचने में मजबूर है। एक आंकड़े आ रहे हैं कि बिहार में के बाद यूपी में जो एसआईआर हो रहा है, लगभग अभी तक 2.5 करोड़ जो वोटर जो हैं उनके नाम काटे जा चुके हैं। आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे। हालांकि अभी डेडलाइन 26 दिसंबर कर दी गई है। अब आप समझिए कि सरकार अपने ही फैसलों में, सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए, चाहे नोटबंदी वाला फैसला हो, 2000 के नोट चलाने के बाद उसको वापस लेने का फैसला हो, तमाम फैसलों में खुद फंसी है। इस बार भी सरकार कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। जुड़ जाइए हमारे साथ, अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।